सबसे पहले सबसे अभी आपको प्लैनेट्स का पता है, राशि का पता है, घरों का पता है, इतना तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि इतना तो पता है ना? इतना तो समझ में आ गया कि अच्छा ये प्लैनेट्स हैं, ये घर हैं, ये राशि है। अब मैं ना आपको स्टार्टिंग करती हूँ एक छोटी सी कहानी सुनाकर। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। मान लीजिए आपका घर जिस पे आपका मालिकाना अधिकार है ना? आपका घर दिल्ली में है जिस पे आपका माल जो आपने खरीदा हुआ है, जो जिसकी रजिस्ट्री ना आपके नाम से हो रखी है, वो घर आपका दिल्ली में है। ओके। और फिर एक घर है आपका मुंबई में जिसके आपके नाम से ऐसे रजिस्ट्री हो रखी है। वो आपका घर है। आपका एक घर दिल्ली में है, एक घर मुंबई में है। दो घर हैं आपके जो आपका जिसकी रजिस्ट्री हो रखी है आपके नाम पर। लेकिन आप ना बेंगलुरु में रहते हैं, बेंगलुरु में कोई काम की वजह से रहते हैं, जो भी है आप बेंगलुरु में रहते हैं। तो वो जो बेंगलुरु के घर में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, या बेंगलुरु के घर में आपका जो आपकी चलेगी ज्यादा कहां पर, दिल्ली वाले घर में या मुंबई वाले घर में या बेंगलुरु में जहां पर आप रहते हैं। मतलब अगर वहां पर कोई भी बात होनी होगी, कोई भी चीजें उस घर की से रिलेटेड कोई भी चीज करवानी होगी, तो वो आप करवाओगे या कोई और करवाएगा? उस घर में झाड़ू पोछा एंड ऑल सो ऑन, जो 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 उस घर का कंट्रोल किसके पास होगा? उस घर में कोई भी चीज होगी तो वो रोजमर्रा पर आप किस घर को नियंत्रित कर पाओगे? दिल्ली वाले घर को, मुंबई वाले घर को, या बेंगलुरु जिस घर में आप रहते हो, जो आपका है नहीं, माइंड माई वर्ड्स, हाँ, जो आपका है नहीं। लेकिन आप रहते कहां हो? आप रहते हो बेंगलुरु वाले घर में। तो आप कौन से घर पर ज्यादा नियंत्रण फील करते हो? बेंगलुरु वाले घर पर, है ना? जहां पर आप रहते हो, जहां पर आप रहते हो। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आपका मालिकाना अधिकार कौन कौन से घरों पर है, तो आप क्या बोलोगे? मेरा मालिकाना अधिकार है दिल्ली वाली एक प्रॉपर्टी है मेरी, सो एंड सो एड्रेस है उसका। और मेरी एक प्रॉपर्टी है मुंबई वाली, ठीक है, उसका सो एंड सो एड्रेस है। वेरी गुड ज्योति। कि दिल्ली और मुंबई में मेरा मालिकाना अधिकार है, ये मेरे यहां पर मेरी रजिस्ट्री हो रखी है, ये मेरे घर है। लेकिन डे टू डे एक्टिविटीज या फिर कह लो आपका नियंत्रण, आप कौन से घर को नियंत्रित कर सकते हो जहां आप रोजाना रह रहे हो, डे टू डे एक्टिविटीज जहां पर आप रोजाना, आपको दिल्ली वाले घर पर क्या हो रहा है, मुंबई वाले घर पर क्या हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपको आपका सबसे ज्यादा कंट्रोल वहां पर होता है जहां पर आप बैठे होते हो, जहां पर आप रोजाना रह रहे होते हो। ठीक है, इतना समझ में आया? ये क्लियर हुआ? चलो सबको। अब आ जाते हैं, अपना व्हाइट बोर्ड शेयर करते हैं। हम्म। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है? सब फॉलो कर पा रहे हैं व्हाइट बोर्ड? चलिए। यहां पर हमने एक चार्ट ड्रॉ कर लिया है, सबको आई बिलीव सब देख पा रहे होंगे। हमने चार्ट ड्रॉ कर लिया है यहां पर। अब हमने चार्ट ड्रॉ किया, यहां पर मैं कहती हूँ ये 5 नंबर की कुंडली बना लेते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, मान लीजिए सैटर्न हमने यहां पर बिठा दिया, है ना? अब मुझे एक चीज बताइए, मैम शेयर स्क्रीन शेयर नहीं हुई, राधिका जी शेयर स्क्रीन हो गई है। अगर आप फोन पर देख रहे हैं तो आप ऐसे हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, आपको दिखाई दे जाएगी। स्क्रीन तो शेयर हो रखी है, आई बिलीव बाकी सबको दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि जितने लोग शेयर मतलब जितने लोग स्क्रीन पर हैं, आई थिंक उनको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है जी। तो अभी आप मुझे एक चीज बताइए, अभी मैंने आपको यहां पर बताया था कि आपके दो घर हैं, एक दिल्ली का और एक मुंबई का। आप रह बेंगलुरु में रहे हो, जहां पर मतलब आप रह रहे हो उस घर में परमानेंटली, उस घर में डे टू डे बेसिस पर आप रह रहे हो। आप मुझे बताइए, ये जो भी किसी भी इंसान की जिसकी एक कुंडली है, इस कुंडली में सैटर्न के कौन कौन से घर हैं? सैटर्न के कौन
कौन से घर है, सैटर्न के कौन कौन से घर हैं? बताइए सैटर्न के कौन कौन से घर हैं? सैटर्न की दो राशियां बताई थी मैंने आपको, है ना, जो भी आपने आपने लिख कर रखी होगी। इनफैक्ट मैंने आपको आज वो भी पीडीएफ भी मिल गई होगी सब लोगों को, मैंने पीडीएफ भी शेयर करी है आज की कौन कौन से। तो सैटर्न की कौन कौन सी राशि है? सैटर्न की राशि है कैप्रिकॉर्न राशि और एक्वेरियस राशि। और इस चार्ट में जो ये चार्ट आपके सामने मैंने बनाया है, इस चार्ट में सैटर्न की राशियां कौन कौन से घरों में बैठी हैं। ये छठा घर होता है और ये कौन सा घर होता है? सेवेंथ हाउस। ठीक है ना, मैंने बताया था ना कि छठा घर छठा ही रहेगा, सातवां घर सातवां ही रहेगा, हिलेगा नहीं, इधर सिर्फ राशियां बदलेंगी। ठीक है, तो यहां पर सैटर्न कौन कौन से घरों का मालिक हो गया? जहां जहां उसकी राशियां बैठी वहां वहां का वो मालिक हो गया। इसका एक घर है छठा घर, और इसका इस कुंडली में इसका दूसरा घर है सातवां घर। लेकिन सैटर्न रहता कहां है? सैटर्न इस कुंडली में रह कहां रहा है? 10वें घर में। सैटर्न इस कुंडली में रह कहां रहा है? 10वें घर में। फॉलो कर पा रहे हो मुझे? समझ आ रहा है? ठीक है, एक चीज और बनाती हूँ, एक ये यहां पर एक छोटा सा चार्ट और बना देती हूँ। तो मेरी राइटिंग इतनी बड़ी है ना कि एक पेज पर पूरा ऑक्यूपाई कर कर आके छोटी राइटिंग करनी पड़ेगी मुझे अपनी। ये छोटा सा चार्ट बना दिया यहां पर मैंने, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप मुझे यहां पर ये बताइए, मान लीजिए सैटर्न यहां पर बैठा है, आप मुझे ये बताइए सेकंड चार्ट जो हमने सेकंड चार्ट बनाया है, सब लोग रिप्लाई करेंगे। हाँ, जितने भी लोग यहां पर हैं सब लोग रिप्लाई करेंगे चैट बॉक्स में। यहां पर सैटर्न के घर कौन कौन से हैं? इस कुंडली में जो सेकंड चार्ट है उसमें सैटर्न के घर कौन कौन से हैं? जहां पर सैटर्न की राशियां बैठी हैं वो सैटर्न के अपने घर हैं। इस चार्ट में, इस कुंडली में सैटर्न के घर कौन कौन से हैं? कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस राशि जहां बैठी है 10वें घर में, 10th हाउस में बैठी है, और 11th हाउस में। ठीक है, 11th हाउस में। और सैटर्न कहां रहता है? सैटर्न कहां रहता है? सैटर्न रहता है चौथे घर में। सैटर्न चौथे घर में। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो आप सब लोग। एक और यहां पर एक छोटा सा चार्ट और बना देते हैं। ठीक है, यहां पर एक छोटा सा चार्ट और बना देते हैं और फिर मुझे बताना दोबारा से। 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, यहां पर सैटर्न, मान लीजिए यहां पर सैटर्न बैठा है 8th हाउस में। ओके, यहां पर इस वृश्चिक लग्न की कुंडली में, या ये जो थर्ड हमने चार्ट बनाया है, ये थर्ड चार्ट में सैटर्न को कौन कौन से घरों का अधिकार दिया गया है? सैटर्न को कौन कौन से घरों को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सैटर्न के घर कौन कौन से हैं? सैटर्न के घर बहुत जबरदस्त, सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तीसरा और चौथा, क्योंकि 10वीं और 11वीं राशि सैटर्न की जो राशियां हैं, सैटर्न की राशियां 10वीं और 11वीं राशि इस चार्ट में, तीसरे चार्ट में सैटर्न की जो राशियां हैं 10वीं और 11वीं राशि, ये थर्ड और फोर्थ हाउस में बैठी हैं। तो सैटर्न के अपने घर कौन से हो गए? इसमें सैटर्न के अपने घर हो गए थर्ड एंड फोर्थ हाउस। और सैटर्न खुद कौन से घर में बैठा है? सैटर्न खुद बैठा है 8th हाउस में। अभी आप रिलेट कर पा रहे हो मेरे एग्जाम्पल को और यहां पर इन चार्ट्स को? इजीली रिलेट कर पा रहे हो? चलो देखो यहां पर हम फर्स्ट कुंडली में क्या बोलेंगे? हम फर्स्ट कुंडली में ये बोलेंगे, ईश्वर ने इस कुंडली में शनि को कौन कौन से घर दिए हैं? ये जो ये वाली कुंडली है, इस कुंडली में ईश्वर ने सैटर्न को कौन कौन से घरों की जिम्मेदारी दी है? कौन कौन से घरों की जिम्मेदारी दी है? छठे और सातवें घर की, क्योंकि उसकी राशियां छठे और सातवें घर में है, तो ईश्वर ने छठे और सातवें घर की जिम्मेदारी शनि को दी है। लेकिन शनि कहां बैठा हुआ है? शनि बैठा हुआ है खुद अपने आप 10वें घर में। शनि बैठा हुआ है 10वें घर में। ठीक है, यहां पर सेकेंड चार्ट में शनि को कौन कौन से घरों की जिम्मेदारी मिली है? शनि को घरों की जिम्मेदारी मिली है, 10वें और 11वें घर की जिम्मेदारी मिली है, और शनि खुद बैठा हुआ है चौथे घर में। यहां पर शनि को जिम्मेदारी, तीसरे चार्ट में शनि को जिम्मेदारी कौन कौन से घरों की मिली है?
लॉर्डशिप, लॉर्डशिप मतलब अधिकार, मालिकाना अधिकार। यहां पर तीसरे और चौथे घर का मालिकाना अधिकार है, लेकिन खुद बैठा हुआ है 8वें घर में। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ठीक है, कि बेसिकली हम कैसे देखते हैं किसी भी प्लैनेट के लिए। अभी मैं एक काम करूंगी, मैं आप ना मेरा वैसे मन तो लिटरली में मेरा मन तो है कि मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दूं सब लोगों को, लेकिन फिर पता है क्या होता है, लोग ना क्या करते हैं कि अपने घर की बातें करने लग जाते हैं अनम्यूट कर करके, और उनके घरों की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। इस वजह से मैं अनम्यूट नहीं करती हूँ। अदरवाइज मेरा मन है कि मैं आपको अनम्यूट कर दूं और आप खुद बोल पाए और मैं सुन पाऊं। ऑल्दो मुझे चैट दिखाई दे रही है सबकी, लेकिन स्टिल मैं कर दूं, अनम्यूट कर दूं सबको, मतलब कि आप सब लोग। बट फिर बस ये करना कि जब बोलना हो ना तभी केवल अपने आप को अनम्यूट करना। अगर मुझे बाकी सब लोगों की घरों की आवाजें आई तो फिर मैं वापस से म्यूट कर दूंगी ऑल, ठीक है ना। तो मैं ये काम कर रही हूँ, सबको अनम्यूट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये कर रही हूँ कि आप लोग खुद से अपने आप को अनम्यूट कर पाए और खुद से अपने आप को म्यूट कर पाए, ठीक है। तो जब आपको कुछ बोलना हो तो आप लोग खुद बोल लीजिएगा और जवाब दे दीजिएगा, अदरवाइज ऐसे ही चलते रहते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, अभी पूछूंगी आप जवाब देना। सीमा जैन बोल रही है कि मैं ट्रेन में हूं। हाँ ठीक है, तो फिर आप अपने आप को अनम्यूट मत करना, आप अपने आप को म्यूट ही रखना, ठीक है। चलो, यहां पर मैं आपसे 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5, यहां पर मार्स के घर कौन कौन से हैं? यहां पर मार्स के घर कौन कौन से हैं? 1 नंबर राशि होती है और 8 नंबर राशि होती है। स्कॉर्पियो और एरीज। बिल्कुल, 8th हाउस है, 8th हाउस है मार्स का। इस यहां पर लॉर्डशिप, मार्स के पास कौन कौन से घरों की लॉर्डशिप है? एक 8th हाउस की लॉर्डशिप है और एक 3rd हाउस की लॉर्डशिप है। वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है। तो एक 8th हाउस की लॉर्डशिप है और एक 3rd हाउस की लॉर्डशिप है। गुड। मैं पूछूं यहां पर मरकरी जो ग्रह है इसकी लॉर्डशिप कौन कौन सी है, मतलब इसके घर कौन कौन से हैं? ये कहां बैठे कहां नहीं बैठे वो बात की बात है, लेकिन ये इनका इस चार्ट में इनकी लॉर्डशिप किस किस की है? पहला और दसवां। 2 राशियां होती हैं, पहला 10वां। बिल्कुल, वेरी गुड, पहला और दसवां। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 1st हाउस एंड 10th, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं यहां पर जुपिटर को कौन कौन से घरों की लॉर्डशिप मिली है? सब लोगों को समझ में आ रहा है? 4th and 7th। कौन से घरों की लॉर्डशिप? 4th and 7th। 4th हाउस एंड 4th हाउस एंड 7th हाउस, बहुत बढ़िया, ठीक है। सैटर्न को कौन कौन से घरों की लॉर्डशिप मिली है? 6 और 6, 5 और 6। ठीक है। 5th हाउस एंड 6th हाउस। बहुत अच्छा कर रहे हो आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। और वीनस को कौन कौन से घरों की लॉर्डशिप मिली है? 9th और 2nd। 9th हाउस एंड 2nd हाउस, वेरी गुड, ठीक है। और सन को कौन से घर की लॉर्डशिप मिली है? 12th हाउस। गुड। कौन सी लॉर्डशिप? 11th, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, बहुत जबरदस्त, सब लोगों ने अच्छा बताया, बढ़िया बताया, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि लॉर्डशिप कैसे देखते हैं, ठीक है, कि ये लॉर्डशिप है। अब और ये भी आपको समझ में आ रहा है कि कोई भी प्लैनेट अपने घर, जो भी उसके को घर दिए गए हैं उनका लॉर्ड तो है, लेकिन वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहां करेगा? सबसे ज्यादा इंपैक्ट वो वहां करेगा जहां पर वो खुद बैठा होगा, जहां पर वो खुद बैठा होगा, अपने आप से बैठा होगा। हमेशा ध्यान रखना, आप जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5, सैटर्न लग्न में आके बैठ गया, मतलब 1st हाउस में आकर बैठ गया, तो सैटर्न अपने सबसे ज्यादा प्रभाव कहां डालेगा? 1st हाउस, जहां पर वो बैठा
होगा, जहाँ बैठा है, जहां पर वो बैठा होगा, बैठा। उसके बाद जहां वो देख रहा होगा, 12th जहां पर हाउस, वो देख रहा होगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी कि जो भी जैसे मतलब जो भी प्लैनेट होता है वो अपने ये सामने होता है। 7th हाउस, अपने सामने वाले हाउस को देखता है। सैटर्न के पास 2 दृष्टियां और हैं, वो तीसरे घर को भी देखता है, वो 10वें घर को भी देखता है, तो ये 2 दृष्टियां उसके पास और है। लेकिन यहां पर हम क्या बोलेंगे कि सैटर्न सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहां डालेगा? सैटर्न सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालेगा फर्स्ट हाउस में। पहले अब ध्यान से सुनना, अब जो मैं बताने जा रही हूं उसका ना बहुत गहरा इंपैक्ट होगा, आपको कल की सारी चीज समझ आ जाएगी, एकदम से शूट कर जाएगी दिमाग में एकदम। मान के चलो आपके पास 10 लोगों के चार्ट आते हैं, आपके पास 10 लोगों के चार्ट आते हैं, 10 लोगों के चार्ट आते हैं और 10 के 10 लोगों के चार्ट में फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है। आपके पास 10 लोगों के चार्ट आते हैं, किसी का चार्ट है लियो लग्न का, जैसे अभी आपके पास कौन सा वर्गो लग्न का चार्ट है, लग्न का चार्ट मतलब वर्गो से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट हाउस वर्गो है, तो हम कहते हैं कि ये वर्गो लग्न का चार्ट है। तो आपके पास 10 चार्ट आते हैं, कोई लियो लग्न का है, कोई कैंसर लग्न का है, कोई जेमिनाई लग्न का है, मतलब कोई टॉरस लग्न का है, कोई एरीज लग्न का है, मतलब फर्स्ट हाउस सबका डिफरेंस है, फर्स्ट हाउस में सबकी राशि डिफरेंट है। लेकिन 10 के 10 चार्ट में, 10 के 10 चार्ट में सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठा है, 10 के 10 चार्ट में सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठा है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रही हूं। एक काम करती हूं, बना ही देती हूं, ज्यादा बेहतर रहेगा। छोटी छोटी कुंडलियां बना देती हूं, 3-4। सबको ये चार्ट दिखाई दे रहे हैं ना? चलो जी, ये एक चार्ट बना लेते हैं हम टॉरस लग्न का। ठीक है, टॉरस लग्न का 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। एक चार्ट बना लेते हैं स्कॉर्पियो लगन का, 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7। एक चार्ट बना लेते हैं चलो लियो लगन का, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4। एक चार्ट बना लेते हैं स्पाइसेस का। ठीक है, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, चलो हम लोगों ने अब यहां पर 4 चार्ट ले लिए, 4 चार्ट अलग अलग चार्ट्स है। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं सब में हमारे पास ये चार्ट आए हैं और सब में सैटर्न कहां बैठा हुआ है? पहले घर में। सैटर्न पहले घर में बैठा हुआ है। सारे के सारे चार्ट्स में सैटर्न पहले घर में बैठा हुआ है। सैटर्न, मैंने एक चीज बोली थी कि कभी भी कोई प्लैनेट ना अपने कारक तत्वों का त्याग नहीं करता है। कारक तत्वों का त्याग नहीं करने का मतलब क्या है कि कोई भी प्लैनेट ना अपना जो नेचर होता है ना उसको छोड़ता नहीं है, उसको उसको नहीं त्यागता है, उसका बेसिक नेचर हमेशा सेम रहता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, वो बहुत गुस्से वाला है, वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला है। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति बहुत गुस्से वाला है, इसका मेन नेचर क्या है? गुस्सा है ना, इसका बेसिक नेचर गुस्सा है। चलो मान लिया इसका बेसिक नेचर गुस्सा है। इसके फादर है, इसका सन है और एक इसका एनिमी है। अब ये गुस्से वाला व्यक्ति, क्या ये तीनों के लिए गुस्से वाला होगा? हाँ, इसका बेसिक नेचर है, तीनों के लिए गुस्से वाला होगा। गुस्सा इसका चेंज नहीं हो रहा है, वो इसका बेसिक नेचर है, कैरेक्टर है इसका, वो इसका कैरेक्टर ही है।
वो रहेगा, वो अपने फादर से भी हो सकता है गुस्से में बात करे, अपने सन से भी हो सकता है गुस्से में बात करे, और एनिमी से तो हमेशा मतलब हर हाल में ही गुस्से में बात करेगा, लड़ाई झगड़ा कराएगा, ठीक है। लेकिन क्या इसका गुस्सा, क्या ये गुस्से में अपने पापा को चांटा मार देगा? नहीं ना, फादर है ना, रिलेशनशिप दूसरा हो गया ना, रिलेशनशिप दूसरा हो गया ना। हो सकता है बेटे को, हो सकता है क्या करे, बेटे को चांटा मार दे, हो सकता है बेटे को चांटा मार दे, लेकिन फादर को तो चांटा नहीं मारेगा ना, रिलेशनशिप दूसरा हो गया। इज दैट क्लियर? और एनिमी, हो सकता है गुस्से में एनिमी की पिटाई वटाई करवाए, उसको गुंडों से पिटवा दे, कई बार हो सकता है बहुत गुस्सा आ रहा है तो एनिमी को बहुत ही बुरी तरीके से उसको मार पीट के आ जाए, क्योंकि उससे रिलेशनशिप दूसरा हो गया। आप समझ रहे हो? लेकिन कारक तत्व, जो इंसान जैसा है वो अपना इंसान वैसा ही रहेगा। अगर मैं फर्स्ट चार्ट के बारे में बात करूं, तो यहां पर सैटर्न, अगर मैं चारों चार्ट्स के बारे में बात करूं, चारों चार्ट्स में लग्न में है सैटर्न, हम इस व्यक्ति को सिंपली क्या बोल सकते हैं, बिना कुछ भी देखे 50% यहीं पर इसकी समस्या सॉल्व की जा सकती है, कि अगर आपको अपने आप को एज एन अ पर्सनालिटी, एज एन अ पर्सन, अपने आप को सॉलिड रखना है, अपने आप को सही रखना है, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि अपने कारक तत्वों को यहां पर देगा। आपको हो सकता है यहां पर अगर आप इससे पूछो कि लाइफ में चीजें डिले करके मिलती हैं, लाइफ में चीजें थोड़ी सी मेहनत करके मिलती हैं, ज्यादा परेशानियों से मिलती हैं, ये बोलेगा हाँ मुझे थोड़ी सी परेशानी ज्यादा होती है बाकी लोगों के कंपैरिजन में, चीजें डिले करके मिलती हैं, हाँ थोड़ी चीजें डिले करके मिलती हैं, थोड़ी सी चीजें मुश्किलों के बाद मिल जाती हैं, लेकिन थोड़ी मुश्किलों के बाद मिलती हैं, ठीक है। यहां पर सैटर्न अपने कारक तत्व इसके ऊपर, इसकी पर्सनालिटी के ऊपर छोड़ेगा ही छोड़ेगा। ऐसा इंसान आपको कर्मठ दिखाई देगा ही देगा, क्योंकि ये सैटर्न के कारक तत्व हैं। सैटर्न लग्न में आ गया है, सैटर्न फर्स्ट हाउस में आ गया, अब चाहे कुंडली कोई सी भी हो, वहां पर आपको सैटर्न के कारक तत्व, सैटर्न दिखाई देगा, सैटर्न अपना असर दिखाई देगा। लेकिन फर्स्ट हाउस, जो फर्स्ट चार्ट आपने देखा, वहां पर सैटर्न कौन कौन से घरों का मालिक था? वहां पर सैटर्न, जो फर्स्ट चार्ट आपने देखा, वहां पर सैटर्न के पास कौन कौन से घरों की रूलरशिप थी? 9th and 10th। 9th एंड 10th हाउस की रूलरशिप थी, है ना। जो आपने सेकंड चार्ट देखा, उसमें सैटर्न के पास, सैटर्न का रिश्ता क्या कहता था इस व्यक्ति से, सेकंड चार्ट वाले व्यक्ति से सैटर्न का रिश्ता क्या था? सेकंड चार्ट जो आपने देखा, उसमें सैटर्न कौन कौन से घरों का मालिक था? थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ हाउस का मालिक था, वेरी गुड। थर्ड चार्ट जो आपने देखा, उसमें सैटर्न कौन से, थर्ड चार्ट में, हमारे थर्ड चार्ट में 6, 7, 6 एंड 7th हाउस का मालिक था। हमारे फोर्थ चार्ट में सैटर्न कौन से घरों का मालिक था? 11, 12। 12th हाउस का मालिक था। इज दैट क्लियर? समझ में आया? सब लोगों का जो रिलेशनशिप है, उसके बाद जब हम एक बार इसके कारक तत्वों को देख लेंगे कि भैया क्या कारक तत्व, अगर आपसे मैं बात करूं इन सारे के सारे लोगों के जिनके फर्स्ट हाउस में सैटर्न आकर बैठ गया, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते होंगे, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम किसको देखनी पड़ेगी? फोर्थ चार्ट वाले। ज्यादा प्रॉब्लम किसको देखनी पड़ेगी? फोर्थ चार्ट वाले को, क्योंकि उसका 12th हाउस का जो लॉर्ड है, माना 11th का भी लॉर्ड है, लेकिन फिर भी 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो उसके फर्स्ट हाउस में आकर बैठ गया है। ऐसा व्यक्ति को आप क्या बोल सकते हो कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा शारीरिक समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। ऐसा व्यक्ति 12th हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में आकर बैठ जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा शारीरिक समस्याएं देखने को मिलती है, हॉस्पिटलाइजेशन बार बार होता है,
उसको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, या तो अपनी जगह छोड़कर अपना स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा, 12th हाउस को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, अपनी डेली दिनचर्या में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए एक चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन बन गया। लेकिन आप मुझे बताइए 9th एंड 10th हाउस का जो हमने फर्स्ट चार्ट देखा था, 9th हाउस का लॉर्ड, भाग्य का लॉर्ड, आपके कर्म का लॉर्ड आकर आपके फर्स्ट हाउस में बैठ गया। अब बताइए क्या ये चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन है या ये चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन है? चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन आपको फोर्थ वाला दिखाई देगा। चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन आपको फोर्थ वाला दिखाई देगा कि भैया जहां ऑल्दो दोनों के चार्ट में फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है सैटर्न, लेकिन चैलेंजेस जहां कहां ज्यादा देखने को मिलेंगे, कहां ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स देखने को मिलेंगे। 12th हाउस का खुद का कारक तत्व है डिसअपॉइंटमेंट्स, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट्स कहां ज्यादा देखने को मिलेगा, डिले कहां ज्यादा देखने को मिलेगा, परेशान आपको ज्यादा कौन मिलेगा, फर्स्ट चार्ट वाला या फोर्थ चार्ट वाला? फोर्थ वाला। फोर्थ वाला। आप समझे? ठीक है, दोनों में कुछ समानताएं होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों की लाइफ हो सकता है 360 डिग्री। फर्स्ट चार्ट वाला बोल रहा है कि मैंने बहुत मेहनत की और जहां पर मैं आज खड़ा हूं ना, वो मेरी मेहनत का नतीजा है, वो मेरे हार्ड वर्क का नतीजा है। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके जहां आया हूं वहां पर मैं बहुत ज्यादा मेहनत करके आया हूं। हाँ, भाग्य ने मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन स्टिल ऑब्वियस ही बात है, जो मैंने मेहनत की वो रंग लाई, लेकिन मैंने लोगों से, बाकी लोगों से 10 गुना ज्यादा मेहनत की है, ठीक है। और हो सकता है ये फोर्थ चार्ट वाला क्या बोले कि हाँ मेहनत की, मुझे मिला, लेकिन मुझे डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत ज्यादा मिली है। मतलब ही इज नॉट दैट मच सेटिस्फाइड जितना फर्स्ट चार्ट को हम एक गुड चार्ट बोलेंगे और फोर्थ चार्ट को हम एक चैलेंजिंग चार्ट बोलेंगे, जहां पर आपको चीजें अलाइन करनी पड़ेंगी, ठीक है। फर्स्ट चार्ट वाले को अलाइनमेंट की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होगी। फोर्थ चार्ट वाला केवल तभी आपको सुखी दिखाई दे सकता है जब ये अपना अपना बेसिकली अपना बेस छोड़ दे, जहां पर ये है वहां से मूव कर जाए, या कोई ऐसी जगह पर चला जाए जहां पर इसका हर चीज, इसका खाना पीना, रहना सहना, बोली भाषा, ये सारी चीजें चेंज हो जाए। इसने 12th हाउस को अडहेयर कर लिया, अपने अंदर अडहेयर कर लिया, ठीक है। ये इसका शरीर तब सही रह सकता है, अदरवाइज फर्स्ट हाउस हमारा शरीर है, बेसिकली हम खुद हैं। समझ में आया? अभी कुछ कुछ क्लियर हुआ? मैडम एक क्वेश्चन है यहाँ पर, हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट। ये जो फर्स्ट हाउस है जिसमें आपका दिखा रहा है कि इफ आई एम क्लियर 10 9th एंड 10th, अपना मेरा नाम है मृणाल। ओके मृणाल, अपना वीडियो ऑन कीजिए। जी, आई थिंक विजिबल ना? हाँ जी, बताइए, आप बोलिए। हाँ, तो ये जो फर्स्ट हाउस है जिसमें 9th एंड 10th में शनि का खुद का जो राशि है, बिल्कुल, शनि तो हम इनको वो तो भाग्य और शनि का घर बोलेंगे। हाँ, मतलब फर्स्ट जो चार्ट है उसमें 9th एंड 10th शनि की लॉर्डशिप वाले घर है। राइट। हाँ, हाँ, तो एक तो हो गया भाग्य स्थान और एक हो गया कर्म स्थान, कर्म स्थान, दोनों ही शनिदेव हैं, तो फिर बिल्कुल। इसको तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा ना। भाग्य का स्वामी जब आपके फर्स्ट हाउस में आकर बैठ जाता है ना, जब हम आगे पढ़ेंगे इस चीज को और बताती हूँ, जब हम आगे पढ़ेंगे इस चीज को, तो हम इसको एक तरह का राजयोग कहते हैं, ठीक है। पंचम भाव का स्वामी जब फर्स्ट हाउस में आकर बैठ जाए, फर्स्ट हाउस का स्वामी जब पंचम भाव में जाकर बैठ जाए, तो ये राजयोग बना देते हैं। मेहनत नहीं करनी, मेहनत तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर चारों लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। सैटर्न बैठा है लग्न में, बिना मेहनत के तो देगा ही नहीं। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोल दिया कि फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठा है, ऐसा व्यक्ति को आप, साफ सीधी बात है, कोई चार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, कुछ करने देखने की जरूरत नहीं। अगर कभी भी किसी का फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठा है, आप ऐसे व्यक्ति को सीधा बोल दो, सीधा, भैया देखो ऐसा है। कभी भी ना ऐसे तुम सोचो कि तुम तो आराम से घर में बैठ जाओ और कोई कुछ ऐसा हो जाए कि तुम बड़ा सुख से जीवन जी लो, नहीं। तुम्हारा जीवन तभी, तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारी पूरा अस्तित्व तभी सही रह सकता है जब तुम मेहनत करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो, और साथ में अपने कर्मों पर बड़ा ध्यान देना, क्योंकि द मोमेंट आपके कर्म बिगड़े, सैटर्न शरीर पर ही बैठा हुआ है, सबसे ज्यादा पहली चोट कहां मारेगा?
तुम्हारे शरीर में। शरीर पर। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सी बात है। जैसे ही आपने कोई प्लैनेट देखा, आपको उस इंसान के अंदर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मेजरली मिल जाएंगे, मेजरली। लेकिन उसके बावजूद देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि एक इंसान है जो गुस्से वाला है, जो उसको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसके रिलेशनशिप क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसका बिहेवियर कैसा रहेगा। अब इस चार्ट में इस सैटर्न को, इस जो आपका फर्स्ट चार्ट है, उस सैटर्न को किस चीज की लॉर्डशिप मिली है? ईश्वर ने किस चीज की लॉर्डशिप दी है? यहां पर 9वें घर का मतलब 9th हाउस, मतलब भाग्य कारक, भाग्य का कारक है, भाग्य का स्वामी है, आपके भाग्य के घर का स्वामी। जो इस चार्ट में मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक बार दोबारा रिपीट करती हूं। इस चार्ट में ईश्वर ने कहा है आपको जो भाग्य, आपको जो लक प्रोवाइड करेगा ना, आपको जो लक प्रोवाइड करेगा, वो सैटर्न को, उसकी आपके लक की चाबी किसको पकड़ा दी है? सैटर्न को पकड़ा दी है। ठीक है, राइट। आपको कर्म में ऊंचाई, गुडविल देना, आपके कर्म में आपको अच्छा पहुंचाना एंड ऑल, आपके कर्म की चाबी किसको पकड़ा दी है? सैटर्न को पकड़ा दी है। भैया तुम इसका कर्म का सेक्टर देख लेना, इसके भाग्य का सेक्टर देख लेना। ठीक है, अब ऐसा व्यक्ति खुद आपके लग्न पर आकर विराजमान हो गया, तो ये क्या देने की क्षमता रखता है? सैटर्न जो नेचुरल कारक है उसके, हार्डवर्क, मेहनत, ये सब वो तो देगा ही देगा, लेकिन साथ में इस चार्ट गुड में लक उसको देगा। देने का अधिकार क्या क्या है? इस चार्ट में उसको कौन सा क्या अधिकार है? इस चार्ट में उसको भाग्य देने का अधिकार है। इस चार्ट में उसको क्या देने अच्छा का अधिकार है? कर्म, अच्छा कर्म कर्म। देने का अधिकार है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो चीज आपके अधिकार में आप दोगे तो वही ना। आप मुझे हाँ दंड देने आए सही हो, है। मान लीजिए मृणाल मुझे दंड देने आया है, ठीक है, और बिल्कुल मेरे साथ में ही आके बैठ गया है, तो क्या देगा? आपको दंड देने का अधिकार है, तो आप दंड दोगे। आपको ईश्वर ने कह के भेजा है कि आप इनको 5 किलो सोना दे देना, तो आपके पास, आप जो देने आए हो मुझे दोगे तो आप मुझे वही ना। तो सैटर्न इस चार्ट में इस व्यक्ति को क्या देने की क्षमता रखता है? इसका भाग्य और इसका कर्म का हाँ, मालिक है। आके बैठ गया फर्स्ट हाउस में, तो ऑब्वियस ही बात है, यहां पर ये गुड कॉम्बिनेशन बन गया। इज दैट क्लियर? ठीक है समझ मैम। में आ रही है चीजें? यस यस, ये बात ये है। ठीक है, समझ में फोर्थ आया। हाउस मेरा में, यस फोर्थ हाउस में यहां पर हम कहते हैं ये 11वें भाव का स्वामी बना और 12वें भाव का स्वामी बना। ये 11वें और 12वें भाव का स्वामी बना, 11वें भाव का स्वामी बना, इसकी इच्छाएं पूरी होंगी, ये मान के चलो। और ये भी कह सकते हैं दूसरे केस में कि इसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि इच्छाओं का जो स्वामी है वो तुम्हारे लग्न पर आकर बैठ गया। ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होंगी, जीवन भर उस व्यक्ति की इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती, चाहे जो मर्जी मिल जाए। डिससैटिस्फैक्शन इज ऑलवेज 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 ऑन हिज हेड। लग्न में बैठा है 11वें भाव का, चीजें मिलेंगी, जरूर मिलेंगी, लेकिन इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। और 12वें घर का स्वामी भी आकर बैठ गया लग्न में, तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि भैया 12वें घर का स्वामी आकर बैठा है, आपके 12th हाउस किसका है? 12th हाउस डिसअपॉइंटमेंट्स का है, 12th हाउस आपके छुपे हुए शत्रुओं को है, 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का है, 12th हाउस इंसॉल्वेंसी का है, 12th हाउस एक्सपेंडिचर का है। जो देने के लिए आया है आपको, वो क्या देने के लिए आया है? 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आया, और साथ में आपको खर्चे भी देगा, आपको एक्सपेंडिचर्स भी देगा, आपको डिसअपॉइंटमेंट्स भी देगा, आपको छुपे हुए शत्रु भी देगा। तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे बहुत छुपे हुए शत्रु हैं आपके, आप जिसके ऊपर भरोसा करते हो, कई बार आपको वहां से पता चलता है बाद में वो बंदा यस वो नहीं था, मतलब यू नो राइट अंडरस्टूड। नहीं था। तो आप समझ पाए? अब समझ पाए? यस यस डिफरेंस यस समझ तो पाए? यस तो फोर्थ चार्ट के हिसाब से शनि उनको देंगे भी और उनसे बस ले भी लेंगे। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, दोनों डिपार्टमेंट शनि को संभाल रहे हैं। यस यस ठीक है, और एक चीज और बताती हूँ आपको, 11 भाव का स्वामी ना बहुत अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन 11 भाव का स्वामी ना जहां जाकर बैठता है ना, ये जब हम आगे कोर्स पढ़ते हैं, नॉल सब पढ़ते हैं, तो हम बताते हैं, अभी तो बहुत बेसिक्स पे हो आप, बहुत ज्यादा, लेकिन एक चीज बता देती हूँ, 11 भाव का स्वामी जहां जाकर बैठेगा ना, जिस घर में जाकर बैठेगा, आपको बेसिकली सेटिस्फाई नहीं होने देगा, आपको हमेशा 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 डिससैटिस्फाइड रखेगा। उस पर्टिकुलर भाव की भूख इंसान में खत्म ही नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी ये। और इसको त्रिषडाया बोला गया। त्रिषडाया इज नॉट अ गुड थिंग,
वो बाद में, वो अभी इतना सब कुछ नहीं वो करती, नहीं तो फिर कल की तरह हो जाएगा कि वो चले थे कहीं और पहुंच गए कहीं और। ठीक है, तो चलिए, तो बेसिकली अभी आपको क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया कि मैं एग्जैक्टली क्या बोल रही हूँ, क्या मतलब कहना चाह रही हूँ, किस तरह Yes. से हम कोई भी चार्ट को पढ़ेंगे, किस तरह से हम किसी भी चार्ट को देखेंगे। ठीक है, तो कल हमने फर्स्ट हाउस के बारे में बहुत बातें करी, आज सेकेंड इंपॉर्टेंट हाउस, फिफ्थ हाउस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आम 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 मरकरी। आज हम लोग बात करेंगे फिफ्थ हाउस के बारे में। पांचवा घर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर फर्स्ट हाउस के बारे में बात करूं ना, तो पांचवा घर मेरे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। क्यों लगता है पांचवा घर मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? क्योंकि पांचवा घर ना हमारी बुद्धि है, पांचवा घर हमारी बुद्धि है। एक कहावत सुनी है आपने, जाको प्रभु दारुण दुख दे, वाकी मती पहले हर ले। सुना है? जिसको प्रभु ने दुख देना है उसकी सबसे पहले क्या जाएगी? उसकी सबसे पहले मति जाएगी। तो ये हमारी मति है, पांचवा घर हमारी मति है, पांचवा घर हमारे पास्ट लाइफ कर्मास है। ठीक है, अब मैंने आपको कल एक चीज समझाई थी, बताई थी कि कोई भी प्लैनेट जब किसी घर में बैठता है तो वो उस घर को कंट्रोल कर लेता है। जो कि आज भी हमने जहां अपनी बात स्टार्ट की वहीं से स्टार्ट की, जहां आप बैठे हो वहां पर उस घर को ज्यादा कंट्रोल कर पाओगे, डे टू डे अफेयर्स में उस घर को आप ज्यादा कंट्रोल कर पाओगे। इस चार्ट में मरकरी पांचवें घर में बैठा है, पांचवें घर में बैठा है। लॉर्डशिप किसकी है? 8 और 11 हाउस। वेरी गुड, 8th एंड 11th हाउस। ग्रेट, 8th हाउस की और 11th हाउस की है। लॉर्डशिप 8वें और 11वें घर की है। यहां पर हम ये बोलेंगे कि 8वें और 11वें घर की लॉर्डशिप है, जाकर बैठ गया है। प्रीति जी, आप ना प्रीति जी, आपके यहां से आवाज आ रही है, प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए। सभी लोग जो लोग नहीं बोल रहे हैं, प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए। ठीक है, तो पांचवें घर पे मरकरी बैठा है, जो 8वें और 11वें का मालिक है। यहां पर हम क्या बोले इस इंसान के लिए? यहां पर इसके घर को, इसको मरकरी कंट्रोल कर रहा है। मरकरी अपने आप में अच्छा प्लैनेट है या बुरा प्लैनेट है? बेनिफिक प्लैनेट होता है। ठीक है, अच्छा प्लैनेट है, बेनिफिक प्लैनेट है। अगर अपने आप में देखा जाए तो इट्स अ बेनिफिक प्लैनेट, बहुत जबरदस्त प्लैनेट है। किसका कारक है? बुद्धि का। बुद्धि का ही कारक है। बुद्धि के ही घर में आकर बैठ गया। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को, अब मैं आपसे ना 2-3 बातें करूंगी यहां पर। ये खुद के घर में आकर बैठ गया, मतलब खुद के घर में कह रही हूं, मतलब अपने, अगर हम पांचवा घर देखें तो पांचवा घर हमारी मति का है, पांचवा घर हमारी बुद्धि का है। और ये मरकरी एक बुद्धि देने वाला प्लैनेट अपने ही घर में आकर बैठ गया, मतलब अपने कारक तत्व वाले घर में आकर बैठ गया, लेकिन लॉर्डशिप रखता है 8वें और 11वें भाव की। इसके पास ताकत है 8th हाउस की और 11th हाउस की। ऐसे केस में जब मैं बोलती हूं कि ये व्यक्ति बन सकता है या बिगड़ सकता है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? 11th हाउस किस चीज का है आपके? ये व्यक्ति बन सकता है या बिगड़ सकता है किसकी बदौलत? फ्रेंड के कारण। आपने एक चीज तो सुनी होगी, शुरुआत से सुनी होगी, कि आपकी संगति आपके ऊपर बहुत बड़ा असर, बहुत गहरा असर डालती है।
यहां पर हम बोलेंगे इसकी संगति इसके ऊपर इतना ज्यादा गहरा असर डालेगी, इतना गहरा असर डालेगी कि ये व्यक्ति ऐसे से ऐसे हो जाएगा। जैसी संगति ये व्यक्ति रख लेगा वैसा इसकी मति वैसी हो जाएगी। कुछ लोग होते हैं और कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि ना हम कहीं पर जाकर खड़े होते हैं, ठीक है, हम कहीं पर जाकर खड़े होते हैं और हमारा जो भी ग्रुप होता है ना वो ग्रुप हमारा हमसे इन्फ्लुएंस हो जाता है। ये ऐसा व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्ति ऐसा है कि जिस ग्रुप में जाकर खड़ा होगा उस ग्रुप से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाएगा, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाएगा। इस केस में अगर इसको सलाह देनी हो तो हम क्या सलाह देंगे इसको? माइंड योर कंपनी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए माइंड योर कंपनी, ठीक है। दूसरी चीज, आप एक चीज देख पा रहे हो, 8th हाउस का लॉर्ड भी जाकर 5th हाउस में बैठा है। 8th हाउस के लॉर्ड का 5th हाउस में जाकर बैठ जाना, दिमाग या बुद्धि 8th हाउस के काम में बहुत ज्यादा लगेगी। 8वें घर का काम कौन सा काम है? साइंटिस्ट, रिसर्च और ऑकल्ट, मैन्युफैक्चरिंग, बहुत बढ़िया। और सडन गेन सडन लॉस, चलो ठीक है, उसको हम काम कहें तो जुआ कह लेते हैं, ठीक है। और अनएथिकल काम, ट्रांसफॉर्मेशन और लॉटरी और पेट्रोलियम का काम और मृत्यु के द्वार, पैतृक संपत्ति, मृत्यु के द्वार के बाहर खड़ा हो जाए, पैतृक संपत्ति में मृत्यु के द्वार में लगेगी। सर्जरी मैम, पैतृक संपत्ति। अरे इलीगल एक्टिविटीज का भी है 8th हाउस, इलीगल एक्टिविटीज जो भी काम छुपके होते हैं उनका भी है, ठीक है। इलीगल एक्टिविटीज का भी है, पैतृक संपत्ति भी है। अच्छा बोल रहे हो तो बुरा भी बोल लो, ठीक है। स्मगलिंग का भी है, स्मगलिंग का भी है, इलीगल एक्टिविटीज का भी है, ब्राइब का भी है, करप्शन का भी है, भ्रष्टाचार का भी, एग्जैक्टली। तो 8th हाउस इज ऑल जो कि छुपा हुआ है, जो दुनिया की नजरों से छुपा हुआ है। रिसर्च का भी है। अब अच्छे अब कैसे वो करें, कैसे डिटरमाइन करें कि भैया ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति कहाँ किस तरह इसकी बुद्धि कैसे काम करेगी? भैया इसकी बुद्धि वैसे काम करेगी जैसे लोगों में बैठ रहा होगा। अगर ये बैठेगा जुए सट्टाबाज लोगों के बीच में, जो इलीगल काम करते हैं उनके बीच में, तो ये भी क्या, इसकी मति भी कैसी हो जाएगी? बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी। अगर ये बैठेगा उन लोगों के बीच में जो रिसर्च की, नए आइडियाज की बात करते हैं, नई चीजों की बात करते हैं, न्यू रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, तो ये भी, इसकी बुद्धि भी कहाँ चली जाएगी? रिसर्च में। अगर ये एस्ट्रोलॉजर्स के बीच में बैठेगा तो ये इतना जबरदस्त एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, क्यों बन सकता है एक बहुत जबरदस्त एस्ट्रोलॉजर? 8वां घर एस्ट्रोलॉजी का है और इसके 8वें घर का प्लैनेट कहां जाकर बैठ गया? 5th हाउस में। 5th हाउस रेमेडी का है, इसकी दी हुई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी बहुत जबरदस्त होंगी, ठीक है। अब अगर ये व्यक्ति को मैं बोलूं कि क्या ये व्यक्ति कैसा होगा, मतलब इसकी जो बुद्धि होगी वो कैसी होगी? अब आपको मैंने एक चीज और बताई थी यहां पर, यार उसको अभी नहीं टच करते, अभी सिंपली इतना रखते हैं, नहीं तो अदरवाइज वो बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो जाएंगी और बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर वही कंफ्यूजन क्रिएट होगी। इतना समझ में आ रहा है? जितना मैंने अभी तक आपको बताया उतना क्लियर हो रहा है कि यहां पर किस तरीके से कोई भी प्लैनेट को देखेंगे। मान लीजिए यहां पर अभी जो मैंने आपको बातें बोली हैं, यहां पर मरकरी नहीं बैठा होता, यहां पर बैठा होता जुपिटर बिठा देते हैं, चलो। अब जुपिटर अपने खुद के घर में बैठ गया आकर, अनडाउटेड सी बात है, बुद्धि बहुत ज्यादा, मतलब बुद्धि से ये बंदा बहुत स्ट्रांग है बुद्धि से ये बंदा। लेकिन जुपिटर की और दूसरी राशि कौन सी है? सेकंड हाउस। 9 नंबर राशि, सेकंड हाउस। जुपिटर की
और कौन सी राशि है? सेकंड हाउस जुपिटर की, और दूसरी राशि है जो जुपिटर सेकंड हाउस का भी मालिक है। इस चार्ट में जुपिटर सेकंड हाउस का भी मालिक है। अब इसकी बुद्धि कैसे चलेगी? अब जैसे इसको संस्कार मिले, बहुत बढ़िया। सेकंड हाउस हमारे परिवार का है, सेकंड हाउस हमारे संस्कारों का है, संस्कार, ठीक है। संस्कार का। इसका परिवार, इसके संस्कार, इसकी बुद्धि निर्माण करेंगे, इसकी बुद्धि निर्माण करेंगे, इसके संस्कार। इसके अगर इसने अपने परिवार में देखा है कि हाँ हर मतलब मेरे फादर मेरे मदर की रिस्पेक्ट करते हैं, वो अपनी मदर की रिस्पेक्ट करते हैं, वो मेरी बहन की मतलब वो करते हैं, इसने लड़कियों की, औरतों की इज्जत होती हुई देखी है अगर, तो ये भी कैसा बनेगा? ये भी इसकी बुद्धि ही रहेगी। इसने अपने पिता को देखा है पूरा टाइम शराब पीते हुए, पिता को देखा है अपने घरों में, अपने घर में, अपने कुटुंब में लोगों को देखा शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। इसकी बुद्धि में इसको लगेगा कि यार ये ठीक है यार, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। इसने जो अपने कुटुंब में होते हुए देखा है, ये एग्जैक्टली इसकी बुद्धि अपने उसी तरह से होगी, उसी तरीके से जैसा परिवार होगा उसी तरह से होगा। इसका परिवार नियंत्रित नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि यहाँ पर कौन इसका कंट्रोल कर रहा है। चाहे अब आपको डायरेक्टली कंट्रोल तो नहीं कर रहे, तुम बात नहीं मान रहे अपने परिवार की, परिवार बोल रहा है कि शराब मत पी, लेकिन परिवार में सारे पी रहे थे यार, इसने भी देखा, इसको गलत नहीं लगता, आप समझा के देख लो, नहीं समझेगा। पूरा परिवार मिलकर समझा रहा है, इसको बहुत ज्यादा परेशानी हो गई है, पूरा परिवार मिलकर समझा रहा है, नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो ये संस्कार ले चुका है ना, जो इसने बचपन से होते हुए देख लिया है ना, उसको मानेगा। वो बैठ गया है, इसके अंतःकरण में बैठ गया है। ये फिफ्थ हाउस, इसकी बुद्धि, ये मानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये इसकी बुद्धि बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। लेकिन इसके किसके कंट्रोल में, किसके वश में है? सेकंड हाउस के वश में। इसके जो संस्कार बन गए ना, वो बन गए, अब नहीं चेंज कर पाओगे। ऐसे केस में ना मैं पेरेंट्स को हमेशा ये बोलती हूँ कि अपने बच्चे को बताओ मत कि क्या कर रहे हो, तुम्हारी सुनेगा नहीं। जो चाहते हो ना वो उसके सामने करना स्टार्ट कर दो। जो तुम चाहते हो ना कि एग्जैक्टली ही शुड बी लाइक दिस, वो उसके सामने करना स्टार्ट कर दो। उसके संस्कार उसको, उसकी बुद्धि का निर्माण कर रहे हैं, उसके अंतःकरण का निर्माण कर रहे हैं। आप खुद शराब पीकर आओगे घर में, आप खुद उसकी मदर को अब्यूज करोगे और आप सोचोगे कि ये बड़ा होकर बहुत ही अच्छा और सभ्य इंसान बन जाए, पॉसिबल नहीं। ठीक है मैम, ये मनी मैंडेट भी होगा राइट? देखिए फिफ्थ हाउस ना आपका बेसिकली अनडाउटेड सी बात है, आपकी बुद्धि है, आपकी वो बुद्धि कि आप अपने अंतःकरण में क्या चीज लेकर चल रहे हैं। अनडाउटेड सी बात है, सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस की चीजें हमेशा इसकी बुद्धि पर छाई रहेंगी, ठीक है। सेकंड हाउस की चीजें इसकी बुद्धि पर छाई रहेंगी। मनी माइंडेड कह सकते हो आप कि हाँ मनी माइंडेड, पैसे के बारे में भी सोचेगा और काफी सोचेगा। एक छोटी छोटी सी बातें समझ में आ रही हैं। मैं बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली लेकर चल रही हूँ कि बहुत छोटी छोटी बातें समझा कर चलूं आपको, ठीक है मैम। जैसे ये तो बेनिफिट्स थे, अगर यहाँ कोई मैलेफिक बैठे, जैसे शनि अगर बैठे, तब कैसे देखें? ये कहते हैं उसे, अभी हम लोग बेनिफिक्स और मेलिफिक्स को वो नहीं करेंगे, सेग्रीगेट नहीं करेंगे, इट्स आगे की थिंग। और फिर वही वाली बात है कि यहाँ पर मैं जैसे ही ज्यादा तेज बढ़ूंगी वैसे ही सब लोगों का वो हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, मैम राहु होगा तो फिफ्थ हाउस में। कौन बोल रहे हैं? मैम पायल बोल रही हूँ। पायल जी मैं बताऊंगी, अभी राहु केतु की तो हमने बात ही नहीं छेड़ी है, अभी हम सिर्फ प्लैनेट्स पर हैं, ठीक है, शैडो ग्रह पर नहीं आए अभी अब, ठीक है। पहले प्लैनेट्स देखो आप, प्लैनेट्स की हम सिर्फ और सिर्फ अभी सीख रहे हैं, हम यहाँ पर कुंडली पढ़ना सीख रहे हैं कि अगर हम कुंडली पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। राहु केतु के बिना कुंडली नहीं पढ़ी जा सकती, राहु केतु को तो पढ़ाऊंगी ही पढ़ाऊंगी। लेकिन अभी ये चीजें समझ में आ रही हैं जो कल शायद सर के ऊपर से निकल गई थी, वो चीजें क्लियर हो रही हैं कि कैसे देखेंगे और किस तरह से देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपका ये फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस में मार्स बैठा है, फोर्थ हाउस में मार्स बैठा है। सबसे पहले एक चीज आप इसको क्या बोलोगे?
यहाँ पर 4th हाउस में मार्स बैठा है। घर में बीमारियां हो लग्न लग्न लॉर्ड मार्स से घर में बीमारियां हो जाएंगी। मैम एक ये सिक्स का लॉर्ड है मदर एंग्री निकलेगी काफी। सबसे पहले क्या अपना क्या हाँ जी लॉर्ड भैरव जी क्या बोल रहे हैं? मदर एंग्री होगी शायद। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो हाँ, बैठे हो। आई डोंट थिंक सो कि भैरव जी ने किया है। सबसे पहले चीज उठाओ कि हाँ, बैठे। exactly वो प्लैनेट आपको क्या दे रहा है। मार्स है, गुस्सा यहाँ पर देगा। मदर एंग्री हो सकती हैं, मदर एंग्री हो सकती हैं क्योंकि चौथा घर माँ का घर है, ठीक है। यहाँ पर मन में एंजाइटी हो सकती है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके घर में थोड़ा सा थोड़ा सा ऐसे एकदम से एग्रेशन, किसी किसी के घर में नहीं होता कि लोग एकदम से घर में आते हैं और एग्रेसिव हो जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति गुस्से वाला माहौल होगा। जाकर एग्रेसिव फील करे। माहौल शांत माहौल नहीं होगा, क्या गुस्से वाला माहौल होगा घर में, एग्जैक्टली थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल रहेगा। होंगे। ठीक है। यहां पर अब सेकंड उस पर आते हैं। यहां पर ये कौन से घरों का मालिक है? 6th and 1st, वेरी गुड। 6th हाउस एंड 1st हाउस। फर्स्ट हाउस। अगर मैं यहां पर एक चीज बोलूं आपको, ये जब छठे घर का लॉर्ड, छठा घर क्या है आपका? शत्रुओं का घर है। शत्रुओं का घर आपका कौन से? शत्रुओं के घर का लॉर्ड आपके खुद अपने घर में आकर बैठ गया है। आपका शत्रुओं का घर एनिमी हाउस का लॉर्ड, आपको एनिमी हाउस का लॉर्ड आपके अपने खुद के घर में आकर बैठ गया है। ऐसे केस में इंसान अगर घर पर लोन लेकर घर लेता है, अगर उसके घर पर लोन चढ़ा हुआ है, तब तक वो सुखी रहता है। और द मोमेंट लोन उतरता है, घर में एनिमिटी फील होनी स्टार्ट हो जाती है, घर के लोगों में आपस में शत्रुता फील होनी स्टार्ट हो जाती है। 6th हाउस लॉर्ड 4th हाउस में है, ऐसे केस में आप ये कह सकते हैं 6th हाउस आपके नौकरों का भी है। ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि यस, यहां इस घर में मालिक से ज्यादा नौकरों की चलती है, उस घर के एम्प्लॉइज की चलती है। 6th हाउस लॉर्ड 4th हाउस में है, तो यहां ये कहा जा सकता है कि घर में आते ही डिजीनेस फील होने लग जाती है। समझ में आ रहा है? लेकिन यहां पर एक हमारे पास क्या है, इस पर्टिकुलर कुंडली में एक हमारे पास बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? लग्न लॉर्ड है। फर्स्ट लॉर्ड। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, याद रखना, लग्न लॉर्ड हमारे लिए हमेशा बेनिफिक होता है। स्कॉर्पियो राशि एक अकेली ऐसी, या स्कॉर्पियो लग्न एक अकेला ऐसा लग्न है जहां पर इसको थोड़ा सा मुश्किल सहनी पड़ती है, क्योंकि ये लग्न लॉर्ड भी है, मंगल हमारे लिए लग्न लॉर्ड भी है और मंगल ही हमारे लिए छठे घर का स्वामी भी है। तो मंगल ही छठे घर का स्वामी है, मंगल ही लग्न लॉर्ड है, तो यहां पर ही इतनी बुरी हालत नहीं करेगा, दूसरा चार्ट दिखाती हूं इसके लिए, एक बहुत थोड़ा सा इस चार्ट में जो अब मैंने सेकंड चार्ट बनाया है यहां पर, ये सेकंड चार्ट में भी आपको 6th हाउस का लॉर्ड कहां दिखाई दे रहा होगा? 4th हाउस में। इस चार्ट में भी आपको 6th हाउस का लॉर्ड कहां दिखाई दे रहा है? 4th हाउस में। दोनों ही चार्ट्स में आपको 6th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लमैटिक कहां ज्यादा है, कहां बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है? सेकंड चार्ट। सेकंड चार्ट ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। क्यों
क्योंकि यहाँ पर सन केवल और केवल 6th हाउस का लॉर्ड है। यहाँ पर एक सेविंग ग्रेस मिल गया कि मार्स, मान लिया छठे घर का लॉर्ड है, लेकिन मार्स आपका खुद का लग्न लॉर्ड भी है, चाहे कुछ भी करेगा लेकिन उसके बावजूद भी एक आराम देगा, एक शांति देगा। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, बेसिकली जब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड किसी भी घर में जाकर बैठता है तो उस घर को स्ट्रांग करता है, उस घर को स्ट्रांग करता है। अगर आप इस व्यक्ति को केवल इतना बता दें कि अपने घर को या तो लोन पर लो, ठीक है, या अपने घर में एम्प्लॉयज रखो, या अपने घर में जो आपके हाउस हेल्प्स है उनकी चलने दो। अगर उनकी चल रही है तो उसमें दिक्कत मत डालो, कोई बात नहीं, उनकी चलने दो। अगर वो ये कह रहे हैं कि अगर आज हम ये सब्जी के बजाय ये सब्जी बनाएंगे, तुम होने दो, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम्हारे घर में तुम्हारी चलेगी लेकिन साथ साथ तुम्हारे घर के एम्प्लॉयज की भी चलेगी। और सबसे बड़ी चीज, घर लोन पे लेकर रखो। अगर आपके पास पैसे भी हो, मैंने बहुत बार लोगों को ऐसे उपाय दिए, सुझाव दिए और सचमुच में इतने काम आए। मेरे एक काफी अच्छे दोस्त कह लो या क्लाइंट कह लो, बहुत पुराने टाइम से जानती हूँ, उनके पास दुनिया भर का पैसा है, दुनिया भर का। एक घर लिया गया था, बनवाया था, कंस्ट्रक्ट कराया था, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त घर था। और आई थिंक चार्ट भी उनका, ये वाला जो चार्ट है ना, वो उनका ही चार्ट है। तो बहुत अच्छा बढ़िया घर बनवाया। अब भाई चौथे घर में सूर्य बैठा है, ऐसा घर बनवाया कि आपको देखते ही लगे कि वाह क्या बात है। सन है, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं छोड़ेगा। तो मतलब इस तरह का वो था कि आप देखना चाहो, एक प्रेस्टिजियस, बहुत प्रेस्टिजियस तरह का उन्होंने घर बनवाया। लेकिन जब घर बनवाया, सारी चीजें हुई, ऑब्वियस सी बात है, पैसा अच्छा था, लोन लेने की जरूरत नहीं थी, सारी चीजें बढ़िया हो रही हैं, घर ले लिया है, घर में रह रहे हैं, सारी चीजें। लेकिन उसके बावजूद भी ना, वो एक घर में आते ही वो हर किसी में बहुत कॉम्पिटिटिव वाली भावना, आपस में एक दूसरे से झगड़े होना, बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने बोला कि यार ये घर भी बनवाया, सारी चीजें सब कुछ सही की, लेकिन फिर भी उसके बाद क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैंने एक काम करो, आप ना अपने घर को गिरवी रखकर उस पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले लो। बिजनेसमैन थे, ठीक है, मैंने अब घर तो ऑब्वियसली बात है इतनी तरीके से बनवाया था, सारी चीजें करी थी, तो वो तो ये नहीं कह सकती थी कि चलो घर छोड़ो दूसरा घर बनवाओ जिसपे लोन ले लेना। आप इस घर को गिरवी रख के इस पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी उठा लो। घर क्या हो गया, घर के प्रति आपने लोन ले लिया, घर गिरवी हो गया एक तरीके से। एंड रियली में उनकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आज भी उनके घर के उस पे ही एवज में ही है। ही इज फाइन, ही इज, अभी घर में उतने कलेश नहीं है जितने कलेश पहले हो रहे थे। एंड मैं वही बोल रहा हूँ कि छोटी छोटी सी रेमेडीज होती हैं। रेमेडीज क्या है, ये आपका बस एक चेंज है कि आपने किस चीज को अडहेयर कर लिया। ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा चेंज है अपनी लाइफ में। एंड ये छोटे चेंज बहुत बड़ी सहूलियत दे जाते हैं। नहीं तो यहां पर घर बनवाया था, ये सोच के बनवाया था कि जब पुराना घर था ना, वो शायद वास्तु के हिसाब से अच्छा नहीं है, लिटरली बता रही हूँ कि वो उसमें वास्तु के हिसाब से दोष है, दिक्कतें हैं, सारी चीजें तकलीफें हैं। तो क्या होगा, इसको वास्तु के हिसाब से बनाते हैं, सारी चीजें करते हैं, और तो घर में जो आती है इतना बुरा लगता है ना, घर में आती है एक अजीब सी डिजीनेस होती है, एक अजीब सी बेचैनी रहती है घर में आती, वो नहीं होगी। लेकिन घर वास्तु के हिसाब से ही बनाया, सारी चीजें अच्छी चली। उसके बाद इनका, उस घर में आने के बाद इनका बिजनेस बढ़ा, इनका ग्रोथ हुआ, बहुत अच्छा, सारी चीजें बहुत अच्छी। लेकिन वो जो घर में आने के बाद एक डिजीनेस, एक जो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में रहते थे ना, घर के आपस में लोगों के बीच में इतना तनाव था, वो तब भी रहा। वो घर बदलने के बाद, घर वास्तु के अकॉर्डिंग बनाने के बाद भी रहा। मैं लास्ट में इनको ये बोला, मैंने कहा एक काम करो, अपने घर को गिरवी रखो भैया तुम, और उस पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले लो। समझ में आया, क्लियर हुए, ये चीजें क्लियर हुई कि किस तरीके से हम कोई बहुत बड़ी रेमेडी नहीं, बहुत छोटी रेमेडी से भी कितना मेजर चेंज ला सकते हैं। चलिए जी। हेलो मैडम, ये जो फर्स्ट वाली जो कुंडली है, हाँ जी, एरीज लगन, तो उसका जो मालिक 4th हाउस में गया, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जातक को माँ से लगाव होगा, ऐसा बोल सकते हैं, या माँ को जातक से लगा होगा, क्या बोल सकते हैं? देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4th हाउस किसका है, ये माँ का घर है जी, ठीक है, माँ का घर है। माँ को कौन कंट्रोल करेगा, माँ को आप कंट्रोल करोगे,
मतलब माँ तो जातक दोनों को एक कंट्रोल दूसरे से करेगा। हो गया, बट ऑब्वियसली बात है। लेकिन माँ यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि सैटर्न बैठा होता है यहाँ पर, तब मैं कहती कि यहाँ पर ये माँ की बात मानेगा। यहाँ पर कौन बैठा है? यहाँ पर मार्स बैठा है 4th हाउस में, हम क्या बोलेंगे? माँ इसकी बात मानेगी। हाँ मतलब वो जातक माँ से लगा होगा, ऐसा बोल सकते। लगाव तो ऑब्वियसली बात है, लगाव तो होगा, लेकिन मैं कह रही हूँ कि माँ किसकी, दो लोग होते हैं, एक होती है माँ और एक होता है बेटा। या तो बेटा माँ की बात मान लेता है या माँ बेटे की बात मान लेती है। यहाँ पर कौन किसकी बात ज्यादा मानेगा? माँ मानेगी। माँ मानेगी बेटे की बात, ऑब्वियसली बात है, बेटे को लगाव हो जाएगा, माँ सारी बात मान रही है, माँ मेरे कहे में चल रही है। ठीक है, क्लियर है? मैम यहाँ पर एक चीज हम लोग बोल सकते हैं ना, जैसे मार्स है 4th में, तो इनके घर में जरूरी नहीं कि नेगेटिव ही लिया जाए। मार्स का पॉजिटिव हम लोग ले सकते हैं कि घर में पुलिस वाले होंगे ज्यादा, या मार्शल ट्रेड की चीजें ज्यादा मार्शल होंगी। ट्रेड की चीजें माँ ये भी कह सकते हो कि, हाँ ये भी कह सकते हो आप कि यहाँ पर ना देखो मार्स है, प्रोटेक्शन तो रहेगी इनके घर में, क्योंकि मार्स का ओरिजिनल ट्रेट ये है, प्रोटेक्शन देना भी ओरिजिनल ट्रेट है। लेकिन यहाँ पर मैंने मार्स को कौन सा हाउस लॉर्ड लिया है? 6 का लिया, इसीलिए हाउस लॉर्ड। ये 6 के नहीं होते। लॉर्ड, एक 11th हाउस लॉर्ड, एक 3rd हाउस लॉर्ड, जहां बैठते हैं ना वहां पर परेशानियां इकट्ठी कर लेते हैं। ठीक है, आपने तो पढ़ा हुआ आएगा थोड़ा सा, मतलब उसको ध्यान में रखो कि ये चीजें अभी तो हम लोग बहुत बेसिक में, बहुत शुरुआत में है, तो ऑब्वियसली आपने तो आगे की भी चीजें पढ़ी हुई हैं। जी मैम, यही क्लियर करना था कि जैसे अगर यहाँ 6 के नहीं होते तब हम लोग ये बोलते पॉजिटिव भी यहाँ पर रहता। नहीं, पॉजिटिव तो अभी भी यहाँ पर इस केस में तो अभी भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है लग्न लॉर्ड भी है, लग्न लॉर्ड। जी, लग्न लॉर्ड तो है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी इतना समझ में आया कि कौन किसको कंट्रोल करेगा, या किस तरह से देखेंगे हम कि कौन किसको कंट्रोल करेगा। अब एक चार्ट बता रही हूं। कल जैसे हम थोड़ा सा ना लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था कि अरे ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। यहां पर देखिए, इस व्यक्ति के लिए अगर मैं अब आप सब लोग बताएंगे मुझे, हाँ मैं चुप रहूंगी, अब आप सब लोग बताओगे, जिससे कि मैं ये समझ पाऊं कि आपने कितना समझा है। सबसे पहले इस व्यक्ति के अगर कर्म की बात करें, इस व्यक्ति को नेम फेम, इसका जो कर्म, जो बेसिकली 10th हाउस ना हमारा कर्म है, हमारा सेटिस्फेक्शन है, वो ये ऐसा कर्म है जिसको करने से दुनिया हमें जानती है, हमें गुडविल मिलती है, हमारा नाम होता है। ठीक है, हमारा नाम होता है। अब आप मुझे बताइए कि ये जो चार्ट है, इसमें इसके लिए सबसे बेस्ट कर्म कौन सा बनता है? इससे पैसा आएगा नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये बात नहीं कर रहे हम। कौन सी बात कर रहे हैं? इस व्यक्ति का कर्म क्या होना चाहिए, किस कर्म को करने से इसको नाम, इज्जत, मान, सम्मान, सैटिस्फेक्शन मिलेगी। कथा करने से, सबसे पहले एक चीज बोलूंगी, हमने अभी बात भी इस चीज से की थी कि सबसे पहले हम जुपिटर का क्या पकड़ लेंगे? कारक तत्व। ठीक है, सबसे पहले हम जुपिटर का कारक तत्व पकड़ लेंगे। जुपिटर का कारक तत्व गाइडेंस है। जुपिटर का कारक तत्व क्या है? सलाह देने का है। 10वें घर में किसी का, आप आंख बंद करके बोल दो कि ये व्यक्ति सलाह देगा, ये व्यक्ति किसी को गाइडेंस देगा, 100% इसकी सलाह, इसकी गाइडेंस बहुत अच्छी होगी। ठीक है, इसकी गाइडेंस, इसकी सलाह बहुत अच्छी होगी। ये व्यक्ति कर्मकांड, हाँ कर्मकांड मतलब ब्राह्मण का जो काम करते हैं, हाँ ब्राह्मण का करते हैं, बिल्कुल ऐसा कर्म करेगा, ऐसा भी बोल। इसकी दी हुई गाइडेंस, इसका कर्मकांडी ब्राह्मण, बिल्कुल कर्मकांडी ब्राह्मण भी कहला सकता है। बिल्कुल, जुपिटर है, बहुत सारे काम ऐसे हो सकते हैं, गाइडेंस का, कंसल्टेंसी का, विद्या देने का, टीचर हो सकता है, क्या कहते हैं उसे, और कर्मकांडी ब्राह्मण भी हो सकता है जो कर्मकांड करवाते हैं। एग्जैक्टली उस पद्धति भी हो सकता है, सलाहकार हो सकता है।
कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर जुपिटर अपना ट्रेड दिखाएगा ही दिखाएगा। मैंने जिन भी लोगों को, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कहाँ की लॉर्डशिप है, जुपिटर के पास कैसा है, लेकिन जिन भी लोगों के 10वें घर में मैंने जुपिटर देखा है, मैंने उनकी सलाहों को बहुत जबरदस्त देखा है। उनके कोई चीज देने पर आते हैं ना, कोई चीज वो सिखाने पर आते हैं, कोई चीज बताने पर आते हैं, तो वो बहुत ही बढ़िया और बहुत उम्दा तरीके से डिलीवर कर पाते हैं। ठीक है, अब एक पार्ट तो हमने ये देख लिया, ये सबको समझ में भी आया होगा। हमने जुपिटर का ओरिजिनल ट्रेड देख लिया। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि इस व्यक्ति को क्या देने की क्षमता रखता है जुपिटर। इस व्यक्ति को क्या देने की क्षमता रखता है जुपिटर? जुपिटर इस व्यक्ति की कुंडली में कौन से घरों का मालिक है? इस व्यक्ति की कुंडली में कौन से घरों का मालिक है जुपिटर? 9th and 12th हाउस। विदेश से भी काम करेगा तो चलेगा, विदेश ले जा सकता है। ठीक है, 9th हाउस और 12th हाउस। अब एक चीज देखिएगा, 9th हाउस का मालिक 10th हाउस आकर बैठ गया। 9th हाउस किसका है? गाइडेंस का, कंसल्टेंसी का, ठीक है, विद्या देने का, हायर एजुकेशन का, ठीक है। और 12th हाउस किसका हो गया? फॉरेन अगर मैं इसको गाइडेंस देने की बात करूंगी, मैं इसको ये बोलूं कि हमको इसको एक अच्छी गाइडेंस देनी है, हमको इसको एक अच्छी गाइडेंस देनी है, हम क्या बोल सकते हैं कि क्या आप अपना कोई भी जो भी आपकी नॉलेज है, जो भी आपकी नो हाउ है, जो भी आपको आता है, जिसके बारे में आप लोगों को गाइडेंस दे सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो, जो भी आपकी विद्या है, जो भी आपका ज्ञान है, ठीक है, वो आप फॉरेन क्लाइंट्स हैं, या तो फॉरेन में जाकर या फॉरेन क्लाइंट्स को दोगे तो आपको गुडविल भी मिलेगी, आपका नाम भी होगा, आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी, और बेसिकली आपका कर्म गुड कंसल्टेंट हो सकता है फॉरेन क्लाइंट्स अच्छा कंसल्टेंट। लेकिन ध्यान रखो 12th हाउस भी है। यस, यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे कि फॉरेन में जाकर या फॉरेन क्लाइंट्स को, मल्टीनेशनल किसी कंपनी में, ठीक है ना, आप ध्यान देना यहाँ पर जब 12th हाउस आ जाता है ना 10th हाउस में, तो ऐसा व्यक्ति अगर फॉरेन क्लाइंट्स के साथ डील नहीं कर रहा तो ऐसा व्यक्ति बार बार अपने काम को छोड़ता है। ये एक्सपेंडिचर है, ये छूटना है, हाथ से छूटना है, बार बार अपने काम में बदलाव लेकर आता है, क्योंकि 10वें घर में 12वें घर का लॉर्ड बैठ गया। 10वें घर को कौन कंट्रोल करने लग गया? 12वां घर आपका छुड़वाता है। 12वां घर आपको बार बार चीजें छुड़वाता है। 12वां घर आपको बोलता है यार आगे चलते हैं, छोड़ो आगे चलते हैं, कुछ और करते हैं, मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। तो या तो आप ऐसे व्यक्ति को इस तरह से देखोगे कि ऐसा व्यक्ति बहुत बार अपने काम बदल चुका है, या फिर आप उसको देखोगे कि यार काम नहीं बदला, इसे बहुत बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन ये फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, हेलो मैडम, एक बात पूछने का था। हाँ जी बताइए। ये जो 9 हाउस भाग्य बोलते हैं, ऐसे मुझे लॉन्ग जर्नी है ऐसा वो समझ में बराबर है, लेकिन भाग्य शब्द जब यूज करते हो तो सारे भाव उसके साथ जुड़ जाते हैं, ऐसा मैं सोच रहा हूँ कभी कभी। तो सही है, क्योंकि आपके भाग्य में घर नहीं है, आपके भाग्य में गाड़ी नहीं है, आपके भाग्य में शादी नहीं है, तो वो किस मतलब भाग्य शब्द का वो मुझे थोड़ा एक बात बताइए, आपने कभी पेड़ बोया है? मतलब पेड़ को वो पौधा बोया, कोई कुछ बीज डाला है, बीज बोया है? हाँ बहुत, अरे बहुत सारे 5-6 किलो है। कभी ऐसा हुआ है कि आम का बीज डाला और करेले का पेड़ उग गया? नहीं, ऐसा मैं जो हमारा बीज है, ठीक है, 9th हाउस बेसिकली 9th हाउस हमारा बीज है, मतलब सब सारे हाउस उसके साथ कहीं ना कहीं जुड़ेगा, ऐसा बोलना चाहता हूँ। 12 के 12 घर आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ ऐसा बोलते हैं 9 हाउस के साथ। हाँ, 12 के 12 घर आपस में जुड़े हुए हैं, और इस जो बेसिक के बोलते हैं ना। अच्छा, एक चीज मैं और बोलूंगी आपको, सारी चीजों के उसमें कंटेक्स्ट में, जिस टॉपिक पे हो ना उस टॉपिक पे रहने दो, क्योंकि पता है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो सचमुच में अभी फिर बाद में लेना, आपका चालू रखो कंटिन्यू, आगे फिर बाद में समझा टूट जाता है। मैं जी ओके मैडम, आगे देख के नहीं बताती हूँ, इट्स जस्ट दैट कि हाँ जो चीजें हैं बस वो ऐसी जाती रहती हैं सीधा, तो वो लिंक टूट जाता है सारा का सारा। नहीं, मेरा सिर्फ प्रश्न वही था कि जो भाग्य स्थान के साथ सारे भाव जोड़े गए, ऐसा
यस और नो, ऐसा ही था बस, आंसर मिल गया। ओके, तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं, आपको ये क्लियर हुआ कि किस तरीके से हम 10th हाउस का, अब मान लीजिए यहाँ पर किसी के चार्ट में यही चार्ट लेते हैं और इसके चार्ट में हम यहाँ पर मरकरी मैम इससे एक सवाल था, लेकिन जुपिटर यहाँ नीच में बैठा, नीच के राशि में बैठा है, राइट? तो फिर रेट्रो कर दो अब उसको, तो मैंने ऐसे ही नॉर्मल चार्ट बना दिया था। रेट्रो अच्छा, ओके नीच और ओके ऊंच नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अभी नीच और ऊंच देखने लग जाएंगे ना तो फिर बहुत चीजें एक साथ देखनी, ऑल्दो ओके, मेरा डाउट क्लियर हो गया। करते हैं ना, तो हम एक एक चीज कर करके उसको पढ़ना सीखते हैं। अभी तो इतनी पढ़ते हैं जितनी पढ़ते कुछ, अभी तो हमने दृष्टि भी नहीं देखी, ठीक है? उसके बाद हम दृष्टि भी देखेंगे, सारी चीजें करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर अभी हम बेसिक से चल रहे हैं। तो अभी उच्च नीच अभी मत देखो, मैं कल ज्यादा भाव में बह के ज्यादा बोल गई, ज्यादा आगे तक का बोल गई, अभी शांति रखते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर एक सेकेंड, यहां पर बैठा है मार्स, यहां पर बैठा है मार्स। अब आप बताओ मुझे, सबसे पहले यहां पर मार्स बैठा है, इसका जो कर्म होना चाहिए, इसका जो कर्म होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? कम्युनिकेशन का होगा मैम, रेस्टोरेंट टाइप, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सबसे पहले यहां पर मार्स बैठा है, तो हम यहां पर ये कह सकते हैं डॉक्टर। अब भैरव जी आप सीरियसली में, मतलब आई एक्चुअली वांट टू प्रेज दिस पर्सन, भैरव जी। क्यों? इन्होंने क्या कहा? बेस्ड ऑन द पर्सनालिटी। कौन से भाव का मालिक है? लग्न। लग्न का भी मालिक है और 6th हाउस का भी मालिक है, ठीक है? तो बेस्ड ऑन पर्सनालिटी आप ये कह सकते हो कि ये व्यक्ति अगर अपना कोई काम करे तो लोन लेकर करेगा तो बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा? या तो अगर अपना कोई काम करे तो लोन लेकर काम करे, नहीं तो कोई ऐसा काम करे जो रेगुलर वर्क हो। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि 6ठे भाव का स्वामी जब 10वें घर में आकर बैठ जाता है तो उस केस में इंसान अगर जॉब करे तो खुश रहता है अपने काम में, क्योंकि 6th हाउस जॉब का भी है, रेगुलर वर्क मतलब जॉब का। तो अगर ऐसा व्यक्ति जॉब करे तो बहुत अच्छा रहता है, और अगर अपना खुद का काम करे तो लोन लेकर करे। इस केस में हम ये भी कह सकते हैं कि इसके एम्प्लॉइज की इसके ऊपर चलती होगी, मतलब इसके ऑफिस में इसकी एम्प्लॉइज की चलती होगी। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? यस मैम। ये कैसा काम कर सकते हैं? ये अपनी बॉडी से रिलेटेड या बॉडी से रिलेटेड कुछ ऐसा काम कर सकता है, जैसे कि क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि डाइटिशियन बन सकता है? यस मैम। बिल्कुल डाइटिशियन बन सकता है। ये बॉडी ट्रेनर बन सकता है, मतलब बॉडी ट्रेनर इन द सेंस कि वो जिम ट्रेनर जिम ट्रेनर बन सकता है। क्यों? क्योंकि मार्स है, मार्स यहाँ पर बैठा है 6th हाउस एंड 1st हाउस। जिम ट्रेनर, एक रेगुलर आप ये लोग पुलिस में भी हो सकते हैं। ठीक है, आप किसी की बॉडी पर काम कर रहे हो, ऐसा व्यक्ति क्या मॉडल बन सकता है? अपनी बॉडी से, अपनी पर्सनालिटी से काम कर रहा है, बन सकता है, ठीक है? तो यहां पर हम जब कोई भी हाउस देखते हैं ना, तो हम बेसिकली उसका क्या देखते हैं कि यहां पर वो, पहली बात तो वो प्लैनेट क्या है और वो प्लैनेट किन घरों की लॉर्डशिप लेकर बैठा है, किन घरों की लॉर्डशिप लेकर बैठा है। समझ आ रहा है अब आपको? चीजें क्लियर हो रही हैं? मेडिकल प्रैक्टिशनर और लॉयर, बिल्कुल मेडिकल प्रैक्टिशनर बन सकता है, लॉयर बन सकता है, ठीक है? बिल्कुल जूही जी ने बहुत जबरदस्त बोला कि हाँ, यहां पर मार्स, मंगल क्या है? मंगल आपके टेक्निकल स्किल्स है। 6ठा घर क्या है? 6ठा घर बीमारियों का घर है। तो ऐसा व्यक्ति जो इंसान की बीमारियों को टेक्निकल स्किल्स के साथ कुछ काम कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत जबरदस्त डॉक्टर बन सकता है,
इन्वेस्टमेंट बैंकर नहीं कहेंगे, क्योंकि जैसे द मोमेंट हम भैरव जी हम इन्वेस्टमेंट बैंकर के बारे में बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट बैंकर 12th हाउस से देखे जाते हैं, जो लोगों की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कराते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं डॉक्टर बन सकता है, लॉयर बन सकता है। मंगल है तो यहां पर कोई भी ऐसा टेक्निकल काम, टेक्निकलिटी से कोई भी जुड़ा हुआ काम कर सकता है। मंगल हमारे स्किल्स हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही है चीजें कि किस तरीके से हम लीडर भी बन सकता है। हाँ लीडर 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 हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो क्योंकि सी राशि भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लियो हम बेसिकली यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम बेसिकली यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कैसे हम किसी प्लैनेट को पकड़ेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि यहाँ पर इस कुंडली में इस प्लैनेट का क्या रिलेशनशिप है, इस कुंडली में इस प्लैनेट का क्या रिलेशनशिप है, क्या देने के लिए बैठा है और ये कहां से अपने इफेक्ट देगा। मंगल आपको 1st हाउस और 6th हाउस के इफेक्ट देने के लिए बैठा है और मंगल आपको ये 6th हाउस और 1st हाउस के इफेक्ट 10वें घर की मदद से देगा, आपके कर्म की मदद से देगा। तो 6th हाउस के इफेक्ट क्या होते हैं? 6th हाउस के इफेक्ट आपके एनिमीज बनना होता है, 6th हाउस के इफेक्ट आपकी डिजीजेस होना होता है, 6th हाउस के इफेक्ट आपके ऊपर लोन चढ़ना होता है कि नहीं। तो बेसिकली हम यहां पर बोलते हैं कि जैसे ही हम किसी के भी कारक तत्वों को देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि चॉइस, ये जो एक चीज है ना चॉइस, ये चॉइस हमारे पास है। अब अगर ऐसा व्यक्ति, मान लो कि कोई ऐसा व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, अगर ऐसा व्यक्ति बिजनेस करने में असफल हो रहा है या फिर उसको लग रहा है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन का फेस करना पड़ रहा है मुझे बिजनेस करने में, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? 6th हाउस को किस तरह यूटिलाइज करना चाहिए? या तो उसको अपना कोई बिजनेस सर्विस रिलेटेड करना चाहिए या फिर अपने बिजनेस के में क्या करे, अपने एम्प्लॉयज की चलने दे, अपने एम्प्लॉयज की भी चलने दे और साथ में अपने बिजनेस को करने के लिए लोन ले ले, चीजें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है मैम, एक छोटा सवाल था कि अगर मान लीजिए 10th हाउस में मास नहीं होता और ये खाली होता तो सेम लॉजिक जहां पर सन बैठा होता उसके अनुसार अप्लाई करते, राइट? नहीं, अभी नहीं, मतलब सेम लॉजिक, आई मीन ये नहीं, बिल्कुल मतलब फार्मूला, सेम फार्मूला। कब करेंगे ये, कब देखेंगे वो बाद में देखेंगे। अभी तो सिंपली हम इतनी बात कर रहे हैं कि अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो कैसे करेंगे, क्योंकि कल मुझे ऐसा लगा कि जो प्लैनेट बैठे हुए प्लैनेट की जो कहानी है ना वो लोगों के दिमाग से ऊपर से चली गई, इसलिए मैंने वापस से आज ये टॉपिक लिया कि आपको ये समझ में आ पाए कि ये प्लैनेट यहां बैठ के किस तरह से कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ये प्लैनेट यहां बैठे किस तरह से कंट्रोल कर रहा है। जो कल की क्लास है ना उसमें हम दृष्टि पढ़ेंगे, प्लीज एक बार दृष्टि देख लेना, कल की क्लास से पहले दृष्टि देख लेना एक बार कि कितनी मतलब जो मैंने दृष्टि बताई है ना, ये हर प्लैनेट की 7वीं दृष्टि होती है, मार्स की, सैटर्न की और जुपिटर की, दो दृष्टि अलग होती है। एक बार दृष्टि देख लेना, उसके बाद हम देखेंगे कि अगर प्लैनेट, अगर हाउस खाली है तो कैसे होगा, और फिर वो कल हम लोग उसकी बात करेंगे। ठीक है, हाँ जी। अभी एक बार आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे। फोर्थ हाउस में गुरु होगा तो? एक सेकेंड, क्या बोल रहे हैं आप? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। 4th हाउस में गुरु होगा तो क्या 4th हाउस में गुरु होगा तो बताइए आप। मतलब वो पूरा टीचर का मतलब पूरा मतलब वो ज्ञान नॉलेज गुरु कैसा देता है वैसा मतलब मेरी मम्मी देती है, ऐसा हो जाता है। मैंने आपसे डाउट्स पूछने को बोला है, मैंने आपसे ये कहते हैं उनसे ये सारी चीजें पूछने के लिए नहीं बोला, ये मत करो आप। ठीक है, आपको आज की क्लास में कोई डाउट हो तो पूछो, कि आज की क्लास में जो मैंने आपको बताया उसमें कोई डाउट है तो वो पूछो आप मुझसे। मैम मैं पूछूं? राकेश मैम, मैंने प्रीवियस क्लास मिस की हुई है। राकेश जी, आपके साथ कोई और भी बैठे हैं जो क्लास कर रहे हैं? नहीं, मैं ही हूँ मैम।
अच्छा तो मेरा मोबाइल ऑन है, हाँ हाँ मोबाइल ऑन है, हाँ, तो मोबाइल बंद कीजिए। मैडम सबको म्यूट कर दो मैडम, फिर बाद में जो वन बाय राकेश वन। बताइए, आप अपना क्वेश्चन बताइए राकेश जी। मैम मेरी प्रीवियस 2 क्लासेस मिस हुई हैं। मैंने यूट्यूब पे क्लास 1 क्लास 2 अटेंड की है। तो अभी आप जैसे जो चार्ट के बारे में बता रहे थे, मैं ड्रॉ भी कर रहा था। मोबाइल इसलिए ऑन करना पड़ा कि आप तेजी से बता रहे थे, तो मैं स्क्रीनशॉट ले रहा था ताकि मैं उसको बैठ के वो ड्रॉ करके समझने की कोशिश करूंगा। तो जो क्लास मेरी मिस हुई है उसकी अगर मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाए या यूट्यूब पे होगा? उसकी रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है, कि जो क्लास आपकी मिस हुई है ना, वो हमने बहुत तेजी से की थी, जिसका आज हमने स्लो वर्जन किया है। ठीक है, वो जो रिकॉर्डिंग होगी वो मैंने बात कर लिया, वो यूट्यूब पर आएंगी सारी रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, ओके, ताकि मेरे को समझने में आसानी हो जाए। अभी आप समझा रहे थे बट नहीं समझ पा रहा था, मेरे ऊपर से जा रही थी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ठीक, थैंक यू मैम। चलिए जी, हाँ जी, और बताइए साईं जी, आप कुछ बोल रहे थे? आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। हाँ मैम, हाँ हाँ, मैम आपने अभी दृष्टि देखने के लिए बोला ना, अभी आपने बोला कि पढ़ के रखना, आवाज नहीं आ रही दृष्टि पढ़ के रखना, कि मैंने दृष्टि बताई है आपको। दृष्टि एक बार ध्यान में रखना कि कौन कौन सी होती है। मैम आपने दृष्टि देखने के लिए बोला, हाँ मैं वो साईं जी, मुझे ना आवाज नहीं आ रही। अभी क्लास अभी यूट्यूब पे आपकी जो कल की क्लास थी वो आज आएगी, वहां पे दिखना है। अरे दृष्टि देखने के लिए मैम अभी आवाज आ रही? इतना बोला कि दृष्टियों का ध्यान रखना बस। दृष्टि क्या है कि हर प्लैनेट अपने सामने वाले प्लैनेट को देखता है। ठीक है, हर प्लैनेट अपने सामने वाले प्लैनेट को देखता है, और शनि की 2 दृष्टियां एक्स्ट्रा है। वो अपने जहां बैठा होता है वहां से 3rd हाउस को भी देख पाता है, और वहां से 10th हाउस को भी देख पाता है। जुपिटर जहां बैठा होता है वहां से 5th हाउस को भी देख पाता है, वहां से 9th हाउस को भी देख पाता है। और मार्स जहां बैठा होता है वहां से 4th हाउस को भी देख पाता है, वहां से 8th हाउस को भी देख पाता है। बस यही है दृष्टि देख के रखना। मतलब हम नेक्स्ट क्लास में दृष्टियों के ऊपर ज्यादा बात करेंगे, बस इतना। ठीक है, चलिए बताइए, और किसी का कोई डाउट है? मैम आपने कहा था कि 5th हाउस इज ऑलमोस्ट एज इक्वल एज 1st हाउस। क्या इनका कोई रिलेशन है 1st, 5th और 9th हाउस के, और इनके लॉर्ड्स अगर एक दूसरे की जगह पे है? दोबारा क्वेश्चन रिपीट कीजिए दोबारा। 5th हाउस आपको ऑलमोस्ट एज इक्वली इंपॉर्टेंट लगता है एज 1st हाउस? 1st हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस। इनका कोई संबंध है एक दूसरे के लॉर्ड? ये मिलके ना 1st, 5th एंड 9th, ये धर्म त्रिकोण कहा जाता है इनको। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेस। आप देखिए क्यों धर्म त्रिकोण कहा गया इनको? क्योंकि आप जिस भी जगह जन्मे हैं, आप सब लोग, हम सब लोग, मैं अपनी बात करती हूँ क्योंकि ये थोड़ा ऐसे एग्जाम्पल होगा, कोई अच्छा मेरे बारे में ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो मैं जिस जगह जन्मी हूं, मैं जिन माँ बाप के घर में जन्मी हूं, हो सकता था भिखारी के घर में भी जन्म ले लेती, हो सकता था ना। मैंने तो चूज नहीं किया था। मैं एक ऐसे माता पिता के घर में मैंने जन्म लिया जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, अच्छे तरीके से रखा, मुझे सारी सुख सुविधाएं दी, सहूलियत दी, सारी चीजें दी मुझे। ये क्या था? ये मेरा जो मैं लेकर आई थी, ये मेरे पास्ट लाइफ के, मेरी पास्ट लाइफ के कर्म थे, जिसकी वजह से जो मुझे जहां पर मैं हुई वैसे हुई। फिर हम हमेशा कहते हैं ये जो मेरा बीज था, ये मेरा बीज कहां से आया था? मैं 9th हाउस को मैंने क्या बोला? 9th हाउस इज माय सीड। ये सीड क्या है? ये जो आत्मा है, ये बेसिकली कहां से आ रही है? ठीक है, तो ये 9th हाउस और 1st हाउस में खुद कि आज मैं क्या हूं, कैसी हूं, किस तरीके से, क्या इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्या बेसिकली मुझे मेरे साथ क्या होगा, क्या मैं क्या एक्सपीरियंस करने आई हूं इस लाइफ में, मैं क्या एक्सपीरियंस करने आई हूं? लग्जरी एक्सपीरियंस करने आई हूं, रिस्पेक्ट एक्सपीरियंस करने आई हूं, हार्डवर्क एक्सपीरियंस करने आई हूं, स्ट्रगल एक्सपीरियंस करने आई हूं, क्या एक्सपीरियंस करने आई हूं? पर 1, 5 एंड 9 बहुत सारे लोगों ने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है, बोल भी नहीं रहे हैं, जिसमें से प्रीति जी सबसे पहले हैं। आपके घर से बहुत तेज आवाजें आ रही हैं। ठीक है, हाँ, तो मैं क्वेश्चन ये था कि फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, बस
मैं बोल दूं या आप कंप्लीट करोगे? नहीं नहीं, मैं आप बोलो बोलो। हाँ, तो क्वेश्चन ये था, तो क्योंकि इनका एक कनेक्ट है, सो लग्न इन फिफ्थ लॉर्ड और सर लग्न लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड इन लग्न, इनका कुछ बैठता है एक दूसरे के साथ जुगलबंदी कुछ पावरफुल की, और वो क्या है? पूरा बैठता है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैंने कहा ना कि यहाँ पर मैं वहां पर अभी जा नहीं रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इट्स अ जब हमने आप कुछ लोग इसमें ऐसे बैठे हैं का कोर्स किया हुआ है, ऑलमोस्ट 6-7 महीने लगाए थे मैंने खत्म करने में, ठीक है, 6-7 महीने लगाकर मैंने खत्म किया था। तो ऑब्वियसली हर चीज का कनेक्शन है यहाँ पर। अभी सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग है उन लोगों के लिए जिन लोगों को कुंडली पढ़नी सीखनी है कि स्टार्टिंग कैसे करें। वो ऑब्वियसली 7 दिनों में वैदिक खत्म नहीं हो सकता, टू बी वेरी क्लियर एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ऑब्वियसली बात है, बहुत गहरा कनेक्शन है, बहुत गहरा कनेक्शन है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास फिर हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। कल की क्लास में हम लोग दृष्टि के अकॉर्डिंग पूरा जो भी काम करेंगे वो दृष्टि के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है।